हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक आपसे पूछी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत की 10वीं रैंक प्रदान की गई है। बात करते हैं सूचकांक के बारे में। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये यूरोपियन एक संस्था है, जर्मन वॉच के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है या फिर जारी किया जाता है। 2025 में इसका कौन सा एडिशन जारी किया गया है? तो 2025 में एडिशन जारी किया गया है आपका 20वां। बात करते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक किसे प्रदान की गई है? तो इस सूचकांक के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक किसी भी देश को प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि किसी ने भी इसके पैरामीटर फुलफिल नहीं किए गए हैं। जबकि फोर्थ रैंक किसको प्रदान की गई है? तो फोर्थ रैंक आपकी प्रदान की गई है डेनमार्क कंट्री को। तो इसका मतलब है डेनमार्क कंट्री को आपको लर्न करना ही करना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी प्रथम रैंक मानी जाएगी। अब बात करते हैं भारत की रैंक की। तो 2025 में 10वीं रैंक है, जबकि 24 में कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? तो 24 में रैंक प्राप्त की थी भारत ने 7वीं। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। IMF द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2025 में GDP के संदर्भ में प्रथम स्थान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन या फिर भारत? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। IMF के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2025 में GDP के संदर्भ में प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका को। यानी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की GDP के मामले में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। जबकि इसी आंकड़ों के अनुसार भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत का जो स्थान है GDP के आधार पर, वो है आपका 4th स्थान है भारत का। जबकि 5वां किसका स्थान है? तो 5वां है आपके जापान का। अर्थात हमने जापान की GDP को पीछे करके 4th स्थान प्राप्त किया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके दूसरी और तीसरी रैंक की, क्योंकि भारत की 4th रैंक है। तो दूसरी रैंक आपकी प्राप्त की है चाइना ने, जबकि 3rd रैंक आपकी प्राप्त की है आपके जर्मन ने। तो इसका मतलब है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट आपका भारत की रैंक है, उसे मत भूलना। भारत की रैंक दुनिया में 4th रैंक है GDP के आधार पर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हांगकांग, नियॉन हिंडाल्को, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूबिकॉन? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 ऐसे पुरस्कार हैं जो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। एक तो आपके शांति का पुरस्कार, दूसरा आपका साहित्य का पुरस्कार। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हांगकांग को आपका प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, हांगकांग कोई आपकी कंट्री नहीं है, एक महिला लेखक हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके साउथ कोरिया से आपका बिलोंग
करती हैं महिला लेखिका हैं। इन्हें आपका साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी नाम है? तो इनकी पुस्तक है आपकी द वेजिटेरियन। उनको भी आपको लर्न रखना है, इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है। अब बात करते हैं शांति के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो नियॉन हुंडई को आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रदान किया गया है आपकी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। जबकि जो अदर दो आपके दे रखे हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन, इन्हें प्राप्त किया है मेडिकल के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट है, चारों ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हांगकांग को प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस, जयचंद और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य आपका लड़ा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ है, जिसमें आपके मोहम्मद गौरी की आपकी यानी विजय रही है, और जबकि पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? हार गए थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जबकि आपका सिकंदर और पोरस का आपकी लड़ाई हाइडे स्पीच की लड़ाई मानी जाती है। जयचंद और मोहम्मद गौरी की कन्नौज की लड़ाई होती है। अकबर और हेमू की पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि धातु की पृथ्वी यानी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके समझना है हमें। मान के चलना है कि ये आपकी पृथ्वी है, जिसको हमने 3 लेयर में अलग अलग आपका क्या किया है? डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपकी पहली लेयर होती है इसे हम भूप्रपट्टी या फिर क्रस्ट कहते हैं। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरी जो लेयर होती है वो होती है आपकी कोर। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी की पहली भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट पर कौन सी आपकी सबसे अधिक धातु पाई जाती है? तो क्रस्ट पर जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम होती है, और आपकी ये सिलिका। ध्यान रखिएगा, जैसे हम स्याल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आपकी कौन सी पाई जाती है? तो स्याल पाई जाती है सिलिका और एल्यूमिनियम। जबकि दूसरे की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपकी सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। तीसरे में आपकी निकिल और आयरन सबसे अधिक पाया जाता है, जिसे हम निफे कहते हैं। इस प्रकार आपको तीनों ही लेयर को लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर करके यहाँ से पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पूछा गया था कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? तो वो है आपकी एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, निष्क्रिय गैस के बारे में आपसे पूछा गया है, अर्थात नॉवल गैस के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, आर्गन। निष्क्रिय गैस उन्हें गैस को कहते हैं जो किसी अदर गैस से आपकी रिएक्शन नहीं करती हैं, अर्थात इनके जो बाहरी कच्चा होती है, सेल होती है, वो पूर्ण भरी हुई होती है, उसके अंतर्गत कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। झूलती मीनार एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, रांची या फिर रांची। तो देखिए यहाँ पे क्या है, झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में ये स्थित है।
अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य का एक शहर है जिसे हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो कॉटन कपड़े होते हैं, आपके सूती वस्त्रों के भंडार या सूती वस्त्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद शहर में है और अहमदाबाद शहर को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 दिसंबर, 21 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 10 जनवरी? देखिए इम्पोर्टेंट है, इसी साल आपका घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है विश्व ध्यान दिवस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 21 दिसंबर को। प्रत्येक दिसंबर को 21 को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या बेंजामिन नेतन्याहू? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कौन है आपके? तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं आपके। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 47वें नंबर के आपके प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के। जबकि एक और पॉइंट है इनका याद करने वाला, ये सेकंड टाइम बने हैं। इनका कार्यकाल फर्स्ट टाइम कब रहा था? इम्पोर्टेंट है, तो 2016 से लेकर 2020 तक पहले रह चुके हैं। जबकि अब इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 2024 से लेकर 2028 तक रहेगा। अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, जबकि इंडिया में ऐसी कोई भी फाउंडेशन नहीं है। बात करते हैं आपके CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं आपके। तो CEO कौन है आपके? CEO ऑफ द 2024 किसे घोषित किया गया? तो लिया सू को घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे भी गए हैं। ये सेमीकंडक्टर कंपनी AMD के CEO हैं। किसके कंपनी के CEO हैं? तो ये AMD के CEO हैं। जबकि एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एथलीट चुना गया है यहाँ पे कैटलिन क्लार्क को। किसको चुना गया है? कैटलिन क्लार्क को आपका एथलीट ऑफ द ईयर 2024 आपका चुना गया है। ये आपकी अमेरिकन महिला बास्केट खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। आइकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। आइकन ऑफ द ईयर चुना गया है आपके एल्टन जॉन को। किसको चुना गया है? एल्टन जॉन को आपको चुना गया है आइकन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, डोनाल्ड ट्रंप को। जबकि CEO किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है लिया सू को। एथलीट किसे चुना गया है? कैटलिन क्लार्क को। और आपका आइकन किसे चुना गया है? तो एल्टन जॉन को। तीनों ही आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? इंडोनेशिया, इथोपिया, ईरान या फिर पाकिस्तान? तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ब्रिक्स सदस्य कौन सा देश नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पाकिस्तान आपका ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। जबकि इंडोनेशिया, इथोपिया, ईरान ये आपके हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। टोटल मेंबर ब्रिक्स के कितने हैं? तो टोटल मेंबर अब ब्रिक्स की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है आपकी 11। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राज़ील? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी इसका आयोजन नहीं हुआ है,
शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं होना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, ये ब्राज़ील में इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। जबकि बात करते हैं 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इम्पोर्टेंट है। 2024 में आपका आयोजन हुआ था कजान शहर में, और कजान शहर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके रूस में स्थित है। इसी आपके 2024 वाले सम्मेलन में ही इसके कुछ अदर मेंबर को भी इसमें ऐड किया गया था। बात करते हैं कि आपके टोटल मेंबर कितने हैं वर्तमान में, तो टोटल मेंबर है आपके 11। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राज़ील में आपका 2025 में आयोजन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, लॉर्ड डफरिन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय आपके वायसराय थे भारत के। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यानी आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपके 1885 में। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे आपके A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आपके रिटायर्ड सिविल अधिकारी थे आपके। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि अदर को देख लीजिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के समय में यानी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लर्न रहने चाहिए। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आपकी 1881 में ही आपकी रेगुलर सेंसन यानी आपकी रेगुलर जनगणना आपकी प्रारंभ की गई थी कि प्रत्येक 10 साल बाद आपकी जनगणना की जाएगी। इन्हीं के शासनकाल में आपकी पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था, यानी ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था अपने भारत में, इसलिए इन्हें पंचायती राज का पिता कहा जाता है भारत में। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो ये आपके भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ये आपके गवर्नर जनरल थे भारत के। यानी भारत में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था और भारत का ही क्या हुआ था, विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, 1910, 1919, 1915, 1921। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1915 में। अब बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को आपके महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे। कहाँ से आए थे, तो ये अफ्रीका से लौटकर आए थे। इसीलिए आपका 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अब प्रवासी दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है आपका। 2025 में अप्रवासी दिवस कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो 2025 में सेलिब्रेट किया गया है भुवनेश्वर में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको लर्न करना ही करना है। उड़ीसा में इस बार सेलिब्रेट किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटकर भारत आए थे, 1915 में। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है, चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं या फिर उज्ज्वल वस्तुएं। तो देखिए यहाँ पे क्या, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रकाशमान वस्तुएं। इंग्लिश में भी आपको लर्न कर लेना है, लूमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, लूमिनस थिंग्स कहते हैं उनको। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो अपना स्वयं से प्रकाश क्रिएट करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम, पेरियार नेशनल पार्क केरल, शिमला नेशनल पार्क मेघालय, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका मेघालय में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है, लेकिन इसमें किसका संरक्षण किया गया है? तो एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण किया गया है इनके अंतर्गत। पेरियार नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपके हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजाजी नेशनल पार्क में भी आपका हाथियों का ही संरक्षण किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी भूख के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है। किसमें? वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत की रैंक 105 है। अब बात कर लेते हैं वैश्विक सूचकांक 2024 के बारे में, जिसमें भारत की रैंक 105 है। भारत को कितना स्कोर प्राप्त किया गया है, भारत ने कितना स्कोर इसके अंतर्गत किया है जिससे कि उनका रैंक आपकी 2024 में 105 है। तो भारत को जो स्कोर प्राप्त किया गया या प्रदान किया गया वो 27.3 प्रदान किया गया है। इस स्कोर को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत टोटली कितनी अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 105 है। तो आपकी 127 अर्थव्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 105 है। सबसे लास्ट रैंक किसकी प्रदान की गई है? सबसे लास्ट रैंक आपको प्रदान की गई है 127 ही रैंक किसको दी गई है? तो 127 रैंक दी गई है आपके सोमालिया को। यानी सोमालिया की जो हालत है भूख के मामले में वो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में मानी गई है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा 105 रैंक है भारत की। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? द विनर माइंडसेट शैन वॉटसन, द नागा स्टोरी सुमन बाजपेयी, द हंगरी टाइड अमिताभ घोष, द प्रॉफिट सलमान रुश्दी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपकी बुक के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके राइटर के नाम दे रखे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, द प्रॉफिट सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। फिर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है खलील जिब्रान के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपकी। खलील जिब्रान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व डायबिटीज दिवस 14 दिसंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, विश्व डायबिटीज दिवस आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट ना करके ये किया जाता है 14 नवंबर को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अदर ऑप्शंस भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर, निमोनिया दिवस 12 नवंबर, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पूछा गया था विश्व डायबिटीज दिवस, वो 14 दिसंबर ना करके 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही हम बाल दिवस भी मनाते हैं, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाउ टू फॉरगेट पुस्तक के लेखक या हाउ टू फॉरगेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिखर धवन, दीपाली गुप्ता, मीरा गणपति या अरुंधति रॉय। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि हाउ टू फॉरगेट पुस्तक के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3, मीरा गणपति जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जबकि अदर ऑप्शंस भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाल ही में शिखर धवन की पुस्तक भी लॉन्च हुई थी 2025 में, जिसका नाम है द वन। क्या नाम है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसलिए इनकी पुस्तक कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्यूचर में। एंड मोर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जबकि दीपाली गुप्ता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दीपाली जो गुप्ता हैं उनके द्वारा लिखी गई है आपकी टेलीकॉम वॉर्स। क्या लिखी गई है आपकी? टेलीकॉम वॉर्स इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। जबकि अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है मदर मैरी कम्स टू मी। क्या लिखी गई है? मदर मैरी कम्स टू मी। इम्पोर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीरा गणपति। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी, 10वीं, तीसरी या फिर चौथी अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दल बदल कानून की जो भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून को सम्मिलित किया गया है। जबकि अदर को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपकी दूसरी वाली अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी वाली अनुसूची संबंधित है आपके जितने भी एमएलए एमपी होते हैं उनके शपथ से संबंधित है। तीसरी अनुसूची है आपकी वेतन से संबंधित है। चौथी अनुसूची आपकी संबंधित है राज्यसभा में नॉमिनेशन से। राज्यसभा की जो संख्या है उससे संबंधित है आपकी चौथी अनुसूची। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए क्या बोला गया है कि आपके संसद का तो हिस्सा है। क्या है? आपकी संसद का तो हिस्सा है लेकिन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत का राष्ट्रपति। बात कर लेते हैं संसद के बारे में। तो भारत की संसद कहाँ पर स्थित है? तो भारत की संसद स्थित है आपकी न्यू दिल्ली में। अब देखिए भारत की संसद का निर्माण कितने से मिलकर होता है? तो इसका निर्माण आपके 3 पार्ट हैं भारत की संसद के, जिसमें आपका प्रेसिडेंट है, दूसरा आपका है लोकसभा और तीसरी है आपकी राज्यसभा। तीनों से मिलकर आपकी बनती है क्या? संसद। इसलिए आपके भारत का राष्ट्रपति सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, अनुच्छेद नंबर 368। अदर ऑप्शंस देख लीजिए। 352 के तहत क्या किया जाता है? तो 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब कभी बाहरी आक्रमण होता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। आपातकाल लगाया जाता है आपका जब आपका बाहरी आक्रमण होता है तब। 356 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत भी आपका राष्ट्रीय विद्रोह होता है। जब कोई भी आपका किसी भी राज्य में राष्ट्रीय विद्रोह हो जाता है तो वहाँ पर आपका राष्ट्रपति आपका आपातकाल लगा सकता है। तीसरे में आपका राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जाता है। किसके तौर पे लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषित कर सकता है
आपका राष्ट्रपति, अगर उसे ऐसा लगता है कि भारत में वित्तीय संसाधन की कमी हो गई है और वित्तीय आपातकाल लगाने की ज़रूरत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कब बारिश होती है? मार्च से जून में, जून से सितंबर में, अक्टूबर से नवंबर या नवंबर से फरवरी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। देखिए मान के चलना कि आपका ये मैप बना रहा हूँ जो आपका साउथ का मैप है। यहाँ पर क्या है आपका, ये केरल है आपका इधर, और इधर ये पार्ट है वो क्या है आपका तमिलनाडु का पार्ट है। यहाँ पर बारिश कब होती है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपकी बारिश होती है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। जबकि जनरली आपकी जो केरल की में स्टार्ट बारिश हो जाती है वो जून के महीने में हो जाती है, क्योंकि जो मानसून एंट्री करता है आपका वो केरल राज्य से ही करता है। तो ये जो आपकी मानसून के लौटने वाली बारिश होती है तमिलनाडु में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओजोन ऑक्सीजन का एक है अपरूप, संभारक, सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर समस्थानिक। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, एक अपरूप है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, जबकि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर आपको किससे प्रोटेक्ट करती है, तो रेडियो एक्टिव जितनी भी आपकी वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है आपकी ओजोन लेयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ओजोन क्या है आपका, तो ये है आपका ऑक्सीजन का एक अपरूप। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? नमभूमि, मृदा, जलवायु परिवर्तन या फिर स्वच्छ वायु। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नमभूमि से, यानी वेटलैंड से आपका संबंध है रामसर सम्मेलन का। अब बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। तो एक सम्मेलन 1971 में आपका किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रामसर में आपका किया गया था। रामसर नगर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ईरान में आपका स्थित है। वहाँ पर एक बैठक की गई थी 1971 में, किसके लिए? जितनी भी आपकी नम भूमि है पूरे वर्ल्ड में उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये कब हुई थी? 1971 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नम भूमि। अब बात करते हैं कि भारत में आपकी नम भूमियों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा है आपके तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत का किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पहले आंसर देख लो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति का राज्यपाल बनने के लिए। और कौन कौन सी आपकी विशेषताएं चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, तो नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या है आपका? इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है आपका किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए। मिनिमम आयु आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। और तीसरी जो एलिजिबिलिटी होती है उसे लॉ और संविधान और आपका प्रशासन से संबंधित गहन नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि उसे राष्ट्रपति बना सके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 35 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है? भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा।
तो ये आपके कौन से हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके दो देश हैं जिसे सेपरेट करती है 49वीं समांतर रेखा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माधुरी दीक्षित आपकी एक अभिनेत्री हैं, इनका संबंध किस नृत्य कला से, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इनका संबंध है आपका कथक नृत्य कला से इनका संबंध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, यहाँ का ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। जबकि अदर 3 ऑप्शन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य का है, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, यानी एपी है आपका। कथकली कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये आपका करता है केरल राज्य से। भारत में कितने नृत्यों को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, तो 8 नृत्यों को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से आपके 4 भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली 4 ये हैं। 5वां आपका मणिपुरी है। 6वां आपका बिहुई है। बिहू कहाँ का है, तो ये असम का है, ध्यान रखिएगा। 7वां आपका ओडिसी है, जो कि आपका उड़ीसा का है। 8वां आपका जो दे रखा है वो है सात्रिया, क्या है आपका, ये भी आपसे असम से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 3। माधुरी दीक्षित का संबंध आपका कथक नृत्य कला से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? नेपाल, चीन, मालदीव या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश आपका सार्क का कंट्री नहीं है, सार्क का मेंबर नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चीन जो है वो आपका सार्क का कंट्री नहीं है, सार्क का आपका मेंबर नहीं है। जबकि आपका नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान तीनों ही आपके सार्क के मेंबर हैं। इसके अलावा आपका इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी आपके सार्क के कंट्री के, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके मेंबर हैं। जबकि हेडक्वार्टर सार्क का कहाँ पर है, तो वो है आपके काठमांडू, नेपाल में। एक कंट्री और रह गया, उसे भी देख लीजिए, वो है आपका पाकिस्तान। ये टोटल 8 मेंबर हैं आपके सार्क के, जिसका आपका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई है आपकी 1985 में। इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चीन इसका मेंबर नहीं है। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम या फिर माइकल क्लार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो माई स्टोरी आपकी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आपकी जीवनी है या फिर किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, माइकल क्लार्क की। माइकल क्लार्क आपके आपके कौन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे आपके, अब तो संन्यास ले चुके हैं। इनकी कैप्टनसी में ही 2015 में आपकी जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करिए। 4 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या फिर 1 डायोप्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर है, शक्ति की गणना करनी है आपकी। तो पहले देख लीजिए और दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो आपका जो पावर होती है वो 1/f के इक्वल होती है, अर्थात रेसिप्रोकल होती है आपकी। तो यहाँ पर जब आपकी फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो कितनी आएगी वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो होता है वो मीटर में है आपका।
जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो 100/50 होगा आपका, तो इजिकल टू सही आंसर आएगा आपका 2। यानी जो फोकस दूरी होती है, शक्ति होती है, उसे हम क्षमता कहते हैं, उसकी गणना आपको करनी थी। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 2 डायोप्टर। डी फॉर क्या है यहाँ पर आपका डायोप्टर है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? चौथी, पहली, दूसरी या फिर तीसरी? तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। किस देश की सहायता से इसका निर्माण किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था आपका जर्मनी की सहायता से। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और कौन कौन से आपके संयंत्रों का स्थापना की गई थी। तो आपकी स्थापना की गई थी भिलाई की और की गई है आपके दुर्गापुर की। तो इनको भी आपको लर्न करना है। ये 3 अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, कौन सी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए गए थे या फिर इनका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन में राउरकेला का पूछा गया था, जो कि आपकी जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल था आपका 1956 से लेकर 1961 तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? स्वतंत्रता, अखंडता, भाईचारा या फिर समानता? तो देखिए यहाँ पर भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा शब्द आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अखंडता शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया है आपके 1976 में। और 2 शब्द और जोड़े गए थे, वो कौन कौन से जोड़े गए थे उन्हें भी आप समझ लीजिए। एक हो गया अखंडता, दूसरा है आपका समाजवादी, तीसरा शब्द आपका जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। इन शब्दों को भी आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। इन 3 शब्दों को आपकी भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अखंडता। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये क्या होगा? संक्रमण धातु, हैलोजन गैस, दुर्लभ गैस या फिर क्षारीय धातु? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक 17 है। अब बात करते हैं 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है। तो ये आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। अब वो है क्या, वो पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, हैलोजन गैस। क्या होगा? हैलोजन गैस आपकी आती है क्लोरीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 11 नवंबर या फिर 14 नवंबर? क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया है देख लीजिए ढंग से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 24 अक्टूबर को। प्रत्येक 24 अक्टूबर को आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है आपका। 24 अक्टूबर को ही आपका संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं। 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं आपका। 14 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? आपका विश्व डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इम्पोर्टेंट है, पहले भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा।
जबकि 11 नवंबर को क्या करते हैं, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करते हैं या फिर मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 31 अक्टूबर को किसके रूप में मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, यानी अगर आपके उल्लंघन किया जा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ दे रखे हैं, तो पार्ट 3 में आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिनका आर्टिकल नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक आपके दे रखे हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो आपको 6 टाइप्स के मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिनका उल्लंघन होने पर आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए आपके मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होते हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे दे रखे हैं, तो इनका संविधान में बंदोबस्त किया गया है पार्ट नंबर 4 में। आर्टिकल कितने से कितने तक, तो 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल में दे रखे हैं। इनका निर्माण राज्य की नीति में किया जाता है। ये आपके स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके, उनका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो पार्ट 4 के ही अंतर्गत आपका इनका भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 51 का ए में। मौलिक कर्तव्य कितने दे रखे हैं, तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। ये भी यहाँ पे क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये नागरिक जितने भी भारत के हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनका सम्मान किया जाए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? लवक, सूत्रकणिका, गोल्जिका या फिर कोशिका भित्ति। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया पावर हाउस ऑफ किसका, सेल का, किसे कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सूत्रकणिका को। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में आपकी स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये यूरोप में स्थित है। अब आल्प्स पर्वत के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आल्प्स पर्वत आपका यूरोप और एशिया को अलग भी करता है, यानी सीमा रेखा आपकी बनाता है आल्प्स पर्वत एशिया और यूरोप की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपके यूरोप में स्थित है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने आपके सिराजुद्दौला को कब किस युद्ध में आपका पराजित किया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, प्लासी के युद्ध में। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 में, जिसमें अंग्रेज़ों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। जबकि अदर ऑप्शंस के बारे में समझ लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का युद्ध कब हुआ है, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करूं, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और आपके महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसको 1576 ईस्वी में हुआ था। ये चारों भी आपको लर्न करने हैं साथ में ही। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की क्या हुई थी, विजय हुई थी। निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन,
44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत का लघु संविधान किसे कहा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अब ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संविधान संशोधन आपका 1976 में आपका हुआ था। इसके अंतर्गत आपके ढेर सारे प्रावधान किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत आपके अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन में आपके संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बना दिया गया था, एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ये किया गया था आपका 1978 में। जबकि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायत से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसको किया गया था 1992 में। इसी प्रकार आपका 74वां संविधान किससे संबंधित है, तो ये आपका शहरी पंचायत से आपका संबंधित है, नगरीय पंचायत से आपका संबंधित है। ये भी आपका 1992 में हुआ था। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। हमारे 40 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वे बच्चे जो आपका इंडेक्स और रिपोर्ट्स जितनी भी आपकी लास्ट 7 मंथ में यानी जनवरी से लेकर आपकी जुलाई 2025 में प्रकाशित की गई हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वो स्पेशली आपका पेड 2025 में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को उसके अंतर्गत आपका लिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।